मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने बायोलॉजी की सेकेंड क्लास लेकर आए हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगामी आने वाली परीक्षाएं यूपी ट्रिपल सीपीटी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो पिछली क्लास में हमने मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में बताया था, और आज हम मानव शरीर के तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं मानव शरीर के तंत्र। दोस्तों, मानव शरीर के तंत्र में सबसे पहले पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। दोस्तों, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इसमें सबसे पहला अंतर्ग्रहण। दोस्तों, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद दूसरा पाचन डाइजेशन, उसके बाद तीसरा अवशोषण और चौथा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और पांचवा मल परित्याग यानी डिफेकेशन। उसके बाद आगे हम देखते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। अंतर्ग्रहण सबसे पहला 5 पार्टों में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो उसी में हम सबसे पहले अंतर्ग्रहण के बारे में यानी इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भोजन को मुख में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। दोस्तों, भोजन को मुख में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद आगे नंबर 2 इसका देखते हैं, जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की दूसरा नंबर है, जिसे डाइजेशन कहते हैं। इसके आगे देखते हैं इसमें, यह मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, डाइजेशन में मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, और ऑप्शन इसी तरीके से दिए हुए होते हैं। तो इसका आंसर मुख होता है हमेशा, कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। और यह कहाँ तक जारी रहता है? दोस्तों, ये छोटी आंत तक जारी रहता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जारी रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये मुख से, उसके बाद में मुख में जब जाता है तो इसमें लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। तो लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है। दोस्तों, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इसका आंसर टाइलिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। तो दोस्तों, मुख में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे एंजाइम टाइलिन निकलता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च, जिसे मंड कहते हैं। दोस्तों, लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को यानी स्टार्च जिसे मंड भी कहते हैं, तो मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो ये टाइलिन एंजाइम का कार्य जो होता है, लार ग्रंथियों से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है कि ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा ही टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है कि ये भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक उसके बाद क्या होता है? फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, कंफ्यूज ना होना, बहुत अच्छा ही टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, बहुत आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दोस्तों, ये ऊपर की जितनी प्रक्रिया है होने के बाद
ऊपर की प्रक्रिया यही कि लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है? लाइसोजाइम। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त लार में टाइलिन के अतिरिक्त क्या होता है? शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। शेष कार्य लार ग्रंथियों में पाए जाने वाला शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं आमाशय। अब आमाशय में पाचन भोजन का कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% बनता ही है और ये ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो आगे देखते हैं आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। दोस्तों, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 4 घंटे। उसके बाद भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस भी कहते हैं। दोस्तों, भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। जठर रस जो होता है वो हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रक्त जो है वो क्षारीय है और रक्त का पीएच मान 7.4 है और इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी कि अम्लीय कब होता है और क्षारीय कब होता है। दोस्तों, इसमें पीएच स्केल होती है जिसमें नंबरों की संख्या 0 से 14 तक होती है और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो द्रव अम्लीय होगा और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो द्रव क्षारीय होगा। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बताया था कि रक्त क्षारीय होता है। उसका रीजन यही है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यहाँ पर जो आमाशय से निकलने वाला जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस है वह अम्लीय है। इसका मतलब यह है कि इसका पीएच मान 7 से कम है। तो आगे देखते हैं, आमाशय में ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अभी हमने लार ग्रंथियों से होता है उसमें पीछे यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा था। उसके बाद अब आगे यहाँ पर यानी मुख में लाइसोजाइम जीवाणु हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक जीवाणु जो आ जाते हैं भोजन के उनको नष्ट करता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। उसके बाद आगे देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अभी तक दोस्तों भोजन क्षारीय रूप में आ रहा था और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। दोस्तों, लार की टाइलिन क्रिया समाप्त हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और रेनिन। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? ये जठर रस से होता है। यानी आमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। बहुत ध्यान से क्लास करना दोस्तों। उसके बाद अब हम पेप्सिन के कार्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद रेनिन का क्या कार्य होता है? रेनिन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। रेनिन जो है वो दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन यानी केसीन में परिवर्तित कर देता है या बदल देता है। उसके बाद भोजन पक्वाशय में
पक्वाशय में पहुंचता है। तो पक्वाशय के बारे में जानकारी करते हैं। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम लीवर यानी यकृत से निकलने वाले पित्त रस को बाइल जूस कहते हैं। और दोस्तों ये पित्त रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी हम पित्त रस के बारे में आपको जानकारी देंगे, एक सीरियल से पढ़ते हैं। पक्वाशय में पाचन, भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम लीवर से निकलने वाले पित्त रस, यानी दोस्तों पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? लीवर यानी यकृत से। उसके बाद पित्त रस एक क्षारीय होता है। दोस्तों पित्त रस क्षारीय होता है तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर पित्त रस क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से तो ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पर पीएच का मान 7.7 होता है। तो दोस्तों पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और पित्त रस एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। ये पित्त रस यानी बाइल डक्ट जो होता है वो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। उसके बाद यहाँ पर आग्नाशय से आग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेज, लाइपेज। इसमें ये 3 होते हैं। आग्नाशयी रस आकर भोजन में जब मिलता है तो आग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज होता है। उसका अब आग्नाशयी रस कैसा रस होता है? दोस्तों आग्नाशयी रस जो है वो क्षारीय होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 से ज़्यादा ही होने वाला है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। दोस्तों ये रस के बारे में जितने भी रस हैं, जैसे अभी पित्त रस के बारे में हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पित्त रस ही है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम जो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिप्सिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है। ट्रिप्सिन या प्रोटीन एवं पेप्टोन को, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टोटाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों ट्रिप्सिन का कार्य होता है कि ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद एमाइलेज या स्टार्च यानी मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद तीसरा लाइपेज या इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में पहुंचता है। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत, दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। और भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से। तो यहीं पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दोस्तों छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी दीवारों से एक आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। दोस्तों छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानकारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको आंतरिक रस के बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आंतरिक रस में माल्टोज होता है, या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज होता है और यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा सुक्रेज इसमें होता है, या सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद आगे लैक्टोज होता है। इसमें लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज जो होता है या लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद इरैप्सिन होता है, जो शेष प्रोटीन बचती है वह पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इसके बाद लाइपेज आता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि छोटी आंत में भोजन में जो आंतरिक रस निकलता है उसमें निम्न 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
5 प्रकार के एंजाइम माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन और लाइपेज। सुक्रेज का कार्य होता है या ग्लूकोज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज का कार्य होता है कि या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और लैक्टेज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज या इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन या शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। उसके बाद अब आंतरिक रस के बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। यह आंतरिक रस जो होता है यह क्षारीय होता है। इसका भी पीएच मान 7 से अधिक ही होता होगा, क्षारीय है इसलिए। और दोस्तों प्रत्येक दिन स्वस्थ मनुष्य में 2 लीटर पर डे आंतरिक रस का स्राव होता है। और ये दोस्तों आंतरिक रस का स्राव मतलब आंतरिक रस निकलता कहाँ से, आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की दीवारों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर भोजन का अवशोषण यानी पाचन जो है अवशोषण। तीसरे नंबर पर अवशोषण। तो अवशोषण के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। सबसे पहला अंतर्ग्रहण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पाचन, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी का ये तीसरा है कि अवशोषण पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। उसके बाद इसी का चौथा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। यह अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना ये होता है। उसके बाद पांचवा मल परित्याग ये अनपचे हुए भोजन को यानी अपच भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। दोस्तों अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि भोजन जाता तो आंत तक है, बड़ी आंत तक जाता है, लेकिन इसका पाचन केवल छोटी आंत तक ही होता है और ये बड़ी आंत में मतलब अनपचा या अपच वाला भोजन पहुंचता है, जहां जिसे जीवाणु मल में बदल देते हैं और या गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं ग्रुप डी और यूपीएससी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें। धन्यवाद।